ये जो है हम लोग कल कल जहाँ तक पढ़ा था वहां पे हम लोग ये देखना चाह रहे थे कि अब हमारे जो क्वांटम की बेस पे जो हम लोग मेथड्स या आप लोग कह सकते हैं प्रोसेस वगैरह हैं जिनको हम एक्सप्लेन करेंगे। जहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो फेल हो जाती है, वो कहता है कि अब जो क्वांटम मैकेनिक्स को फॉलो करने वाले हैं, जो पहला तरीकाकार है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लफ्ज जो है ना, फोटो फोटो मीन लाइट। ठीक है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट की आगे आपको समझ आएगी। ये देखिएगा कि सबसे पहले एक कहता है, अगर मेटल की सरफेस है, आपके अगर लाइट इंसिडेंट करती है उस मेटल की सरफेस के ऊपर, और मेटल किसे कहा जाता है, कहता है ऐसी तमाम मटेरियल जिनके अंदर लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि ऐसे तमाम मटेरियल जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग कहते हो जब इंसिडेंट लाइट पड़ती है उसके ऊपर एक स्पेसिफिक एनर्जी के साथ, जब लाइट उसके ऊपर पड़ती है, तो आपको पता है कि आप लोग कहते हो कि मेटल के तीन बैंड होते हैं। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, जिसमें एक कंडक्शन बैंड था, एक वैलेंस बैंड होता है, और एक आप लोग उन दोनों के दरमियान एक एनर्जी बैंड गैप होता है। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, कहता है मेटल्स में क्या होता है कि जो वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है, उन दोनों के दरमियान जो एनर्जी गैप है वो बहुत कम होता है। तो थोड़ी सी लाइट या थोड़ी सी एनर्जी पड़ती है, तो वो क्या करता है कि वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है। आप एक तरीके से और याद रख सकते हो, कहते हैं चूंकि मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देती है ना, तो थोड़ी सी एनर्जी यानी इंसिडेंट लाइट जो है ना, इंसिडेंट लाइट की उसकी जितनी भी एनर्जी है वो स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन पर, जो भी उसकी दो शेल्स के दरमियान या जितनी भी उसकी बाउंडेड इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी चाहिए होती है, रिक्वायर्ड होती है, वो उसको उतनी एनर्जी प्रोवाइड करता है, और वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो उस मेटल की सरफेस से एमिट कर जाता है। ठीक है, अब जब वो एमिट कर जाता है तो कहता है कि इसे कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। होता क्या है, कहता है इंसिडेंट लाइट जो है ना, जब मेटल की सरफेस के ऊपर पड़ती है तो वो आप लोग ये भी कह सकते हो, ये अच्छा ये क्वांटम मैकेनिकली क्यों एक्सप्लेन किया जाता है, कहता है कि आप लोग ये भी तो कह सकते थे ना कि जितनी भी लाइट पड़ी है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे, बट कहता है ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि आपकी जो लाइट है वो पैकेज के फॉर्म में फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ करती है ना मूव। तो कहता है कि जब तक दो शेल्स की, या आप लोग कह दो कि मेटल, जो आपका जो मेटल गैप है, एनर्जी गैप है बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड द वैलेंस बैंड, आप लोग इसको आसान लफ्जों के लिए याद रख लो कि अगर हायर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल है और जो लोअर है, इन दोनों के दरमियान अगर एनर्जी डिफरेंस उतना प्रोवाइड ना करो जितना उसका है, तो वो कहता है कि वो इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करता। लाइक मैंने कल आपको बताया था कि पहले शेल से अगर दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन ने जाना है, तो अगर दोनों के दरमियान डिफरेंस है 2 जॉल का, तो अगर वो 2 जॉल एनर्जी आप लोग प्रोवाइड नहीं करोगे तो वो कभी भी जंप नहीं करेगा। लाइक दैट, इसी तरह से क्या होता है कि वो क्या करता है, कहता है कि अगर वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन मौजूद है मेटल की सरफेस में, कंडक्शन बैंड में तब तक नहीं जाएंगे जब तक कि उसके अंदर एनर्जी गैप, जितनी एनर्जी जो है ना उसके ऊपर इंसिडेंट ना करवा दी जाए। तो यही फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट था। क्वांटम मैकेनिक्स का कहते हैं कि फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी जो उसको स्पेसिफिक होती है, अगर कंटिन्यूस ही होती है एनर्जी, आने वाली लाइट में कंटिन्यूस एनर्जी होती है, तो वो किसी भी लाइट को ऑब्जॉर्ब करता, और एक दफा करता, दो दफा करता, लेकिन एट द एंड अमिट हो जाता। बट फोटो जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो कहती है ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो तब तक नहीं निकलेगा जब तक उसकी स्पेसिफिक क्वांटा उसके ऊपर आके नहीं गिरेगा। स्पेसिफिक क्वांटा से मुराद फोटोन, ऐसा फोटोन जो उसके अंदर, जिसके अंदर इतनी एनर्जी हो जो उसके दोनों के डिफरेंस के इक्वल हो। तो बेसिकली कहता है emission of electron in the presence of light from the metal surface is called as the photoelectric effect। फिर उसके अंदर दो चार टर्मिनोलॉजीज आती हैं। उस टर्मिनोलॉजी में पहली है थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहता है आने वाली एनर्जी अगर इस एनर्जी से कम हो, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड, या आप लोग इसको, मैं तो आसानी के लिए इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि आप लोग कह दो कि आपने फर्स्ट शेल से आप लोगों ने फोर्थ शेल में अगर इलेक्ट्रॉन को भेजना है, एमिट करवाना है, तो आप कहो कि फर्स्ट शेल से फोर्थ शेल तक जितनी एनर्जी डिफरेंस है वो 50 जॉल है, लेट्स सपोज। तो आप लोग जब तक उसको, यानी इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन को या इंसिडेंट लाइट के अंदर वो 50 जॉल का पैकेट नहीं होगा, आपका इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं करेगा। तो कहता है वो एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है एक इलेक्ट्रॉन को एमिट कराने के लिए फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल इज कॉल्ड एज अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है, एक कंपल्सरी, या एक क्या कह सकते हैं रिक्वायरमेंट है किसी भी इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाने के लिए। इट इज नॉट पॉसिबल कि आप लोग क्या करो कि लाइट के कोई भी पैकेट्स गिराते जाओ, उससे गिराते जाओगे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप लोग उसकी इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो। इंटेंसिटी का मतलब है कि नंबर ऑफ
जो आपके फोटॉन्स हैं उनकी एनर्जी पर यूनिट एरिया। आप लोग नंबर ऑफ पैकेट्स बढ़ा रहे हो, बट वो वाला पैकेट दे ही नहीं रहे, वो वाली फोटोन दे ही नहीं रहे जिससे वो इलेक्ट्रॉन एमिट करना है। तो कहता है कि इट इज नॉट पॉसिबल कि आप लोग क्या कर सको, इलेक्ट्रॉन को एमिट करवा सको। पॉसिबल कब होगा? पॉसिबल तब होगा, कहता है कि यहाँ तो उस जितनी एनर्जी दे दो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जितनी, यहाँ क्या करो उससे ज्यादा दे दो। जो ज्यादा होगी वो क्या करेगी, लाइक आप लोग 4 जूल का डिफरेंस था तो आपने 5 जूल दे दी, तो कहता है 4 जूल तो उसको एमिट करवाने में लग जाएगी। तो जो बाकी रिमेनिंग 1 जूल होगी वो उस पार्टिकल यानी उस इलेक्ट्रॉन जो एमिट हुआ है उसको काइनेटिक एनर्जी के तौर पर उसके अंदर अपेयर हो जाएगी। तो दैट्स व्हाई वो कहता है कि आप जितने मर्जी फोटोन बढ़ा लो, बट अगर आप स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी की पैकेट या फोटोन नहीं उसे प्रोवाइड करोगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का पैकेट नहीं जाएगा उसके पास, तो दैट तब तक आप लोग क्या कर सकते हो, उसके अंदर से एमिशन नहीं करवा सकते। ये बात थी इसके फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, जिसको आप लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। कहते हैं कि अगर क्लासिकल मैकेनिक्स दुरुस्त होती तो क्या होता कि आप लोग कहते हैं कि इंटेंसिटी बढ़ाने पर, इंटेंसिटी से मुराद मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया के ऊपर आप जितने भी पैकेट गिरा रहे हो, तो ये होना चाहिए था जितने ज्यादा कंटिन्यूस है ना उसकी एनर्जी, उसके मुताबिक क्लासिकल के मुताबिक कंटिन्यूस वो होती है, तो जितने पैकेट्स उसके ऊपर पड़ रहे थे वो थोड़ी थोड़ी एनर्जी अब्सॉर्ब करता जाता, और एट द एंड क्या होता है कि बहुत से इलेक्ट्रॉन मिट हो जाते। और होना ये चाहिए था कि निकलने वाले इलेक्ट्रॉन जो है उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी से मुराद वो जो जितनी उनको आप ज्यादा एनर्जी देते जा रहे हो ना, वो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती जाएगी, वो ज्यादा मूव करेंगे। तो कहता है अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है काइनेटिक एनर्जी के, जितनी आप इंसिडेंट लाइट की जो है इंटेंसिटी बढ़ाते जाते हैं, वो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन के अंदर काइनेटिक एनर्जी के तौर पर अपेयर हो जाती है। बट होता क्या है, होता ये है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंक्रीज डायरेक्टली विद इंक्रीज ऑफ द फ्रीक्वेंसी, डजंट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। कहता है ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड ही नहीं करती, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है कि कितनी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बढ़ रही है। लाइक आपको जैसे मैंने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का नाम दिया ना कि मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी और एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी जो है ना ये डायरेक्टली रिलेटेड होती है। कहता है कि जितनी ये रिक्वायर्ड होती है उसको रिमूव कराने में, उसके ऊपर आप जितनी भी एनर्जी लगाओगे, 4 जूल का डिफरेंस था, आपने 4 जूल लगा दी, वो निकल गया, लेकिन आपने उसके बाद 4, 5, 6, 7, 8, आप 4 जूल तो उसको निकालने के लिए इनफ है। बाकी जितनी भी आप फ्रीक्वेंसी या उसकी एनर्जी एनर्जी बढ़ाते जाओगे, 5, 6, 7 जितनी भी करते जाओगे, वो क्या करेगी, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी के तौर पर अपेयर होती जाएगी। तो इन जो इंटेंसिटी है वो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बढ़ा सकती है, एमिटेड इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन एमिट कर सकते हैं, बट ये नहीं कह सकते कि उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी के तौर पर भी वो अपेयर होगी, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब ये है कि आप कितने पैकेट्स उसके ऊपर गिरा रहे हो। ठीक है, ये हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पहला इफेक्ट जो आप लोगों का एक्सप्लेन करती है क्वांटम मैकेनिक्स। दूसरा है कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट क्या चीज थी? कॉम्पटन इफेक्ट में आप लोगों ने पढ़ा था, कहते हैं कि इसकी जो बेसिक एप्लीकेशन थी ना वो स्टडी तब की थी जब एक्सरे को आप लोगों ने क्रिस्टल्स के ऊपर गिराया था। तो क्रिस्टल बेसिकली क्या है कि क्रिस्टल एक क्रिस्टलाइन कंपाउंड का एक ऐसा बेसिक यूनिट जिसके अंदर एटम्स एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट से जुड़े हुए होते हैं या उसके ऊपर फिक्स होते हैं। तो कहता हुआ ये था कि एक उसने इंसिडेंट फोटोन जिसकी एनर्जी एच म्यू थी, आपको कल पढ़ाया ना, ई इज इक्वल टू एच म्यू। कहता है जब एक्सरे ऑफ एच म्यू एनर्जी का उसके ऊपर किसी एटम के साथ जाकर टकराता है तो वो उस एटम्स के साथ टकराने के बाद स्कैटर्ड हो जाता है। अब स्कैटर्ड का मतलब यह है कि वो फैल जाता है। ठीक है, तो कहता है जो निकलने वाला स्कैटर्ड जो रेडिएशन थी ना, जब एक तो होगी इंसिडेंट जो आपने उसके ऊपर गिराई, दूसरी हुई उस एटम से टकराने के बाद जो एनर्जी आपकी निकली, ठीक है, उसको कहते हैं स्कैटर्ड रेडिएशन। तो कहते हैं वो जो स्कैटर्ड निकली उसकी जो एनर्जी थी प्लस उसकी जो वेवलेंथ थी, दोनों की दोनों जो थी चेंज थी। किससे? इंसिडेंट से। कैसे? वो कहता है कि लेट्स सपोज जो टकराने वाला एटम, एटम तो वहीं पे पड़ा हो ना, कहता है जब इसके साथ आके कोई फोटोन इसके साथ कोलाइड करता है तो वो कुछ ना कुछ अपनी अमाउंट में कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है ना वो उसको क्या कर देता है, डिलीवर कर देता है। यहाँ पे क्या कहा गया था, यहाँ पे क्वांटम को अगेन एक्सप्लेन किया गया था कि अगर लाइट सिर्फ वेव होती तो वो कभी भी अपना मोमेंटम या अपनी जो विलास एनर्जी है वो ट्रांसफर ना करती। ठीक है, एनर्जी तो ट्रांसफर कर देती है ना वेव, मोमेंटम ट्रांसफर ना करती। तो बेसिकली कहने का मतलब ये था कि कहता है यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स एक्सप्लेन करती है पार्टिकल नेचर ऑफ द वेव्स, कि वेव के अंदर पार्टिकल नेचर होती है। क्यों? क्योंकि जब वो जाके
किसी भी एटम के साथ टकराती है, बिल्कुल फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला हिसाब है कि वहां पे भी वो जाता है, अपनी एनर्जीज के साथ साथ अपना मोमेंटम भी ट्रांसफर करता है, यहाँ पे भी अपना मोमेंटम ट्रांसफर करता है, थोड़ी एनर्जीज को दे जाता है, जिसकी वजह से जैसे ही टकरा कर निकलता है यानी बाद में स्कैटर्ड होता है, तो निकलने वाली जो स्कैटर्ड रेडिएशन है, उनकी क्या होती है, ये स्कैटर्ड रेडिएशन है, वो कहता है उनकी जो वेवलेंथ है प्लस उनकी जो एनर्जी है, वो दोनों इंसिडेंट से चेंज होती है। और मोस्टली क्या होगा, क्योंकि इसने इसके साथ टकराया है, तो कोलिजन के दौरान जो है वो क्या करते हैं, ज्यादातर एनर्जी जो है वो देते हैं। तो कहता है एनर्जी दी होगी, एनर्जी इसकी कम होगी, एनर्जी और वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशन होता है, निकलने वाली जो रेडिएशन है उसकी एनर्जी कम और वेवलेंथ इंसिडेंट से ज्यादा होगी। इंसिडेंट की एनर्जी ज्यादा होगी, निकलने वाली की एनर्जी चूंकि टकराने के बाद थोड़ी कम हो चुकी होगी, तो एनर्जी कम हो जाती है, बट एनर्जी कम हुई है तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली उसकी जो वेवलेंथ है वो ज्यादा हो चुकी है। यहाँ पे देखे तो चेंज इन द फ्रीक्वेंसी एंड द वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड रेडिएशन इज कॉल्ड द कॉम्पटन इफेक्ट। फ्रीक्वेंसी में एनर्जी को ना मोस्टली क्वांटम में ना फ्रीक्वेंसी की टर्मिनोलॉजी में पढ़ा जाता है। एच जो है वो तो कांस्टेंट है ना, ई इज इक्वल टू एच म्यू, एच कांस्टेंट है तो ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिकली फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी और एनर्जी जो है जो है ना इंटर रिलेशन और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्वांटिटीज है। तो यहाँ पे कहता है कि दिस चेंज इन फ्रीक्वेंसी एंड द वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड रेडिएशन, जो जो स्कैटर्ड रेडिएशन है उसकी जो फ्रीक्वेंसी में या वेवलेंथ में जो चेंज आया है, उन दोनों के जो डिफरेंस है उसे कहा जाता है कॉम्पटन इफेक्ट। तो कॉम्पटन इफेक्ट की जो वेवलेंथ होती है वो डेल्टा लैम्डा, लैम्डा के जो है स्कैटर्ड की वेवलेंथ माइनस इंसिडेंट की वेवलेंथ, इन दोनों को जब माइनस किया जाता है तो आपको पता चल जाता है कि वेवलेंथ के अंदर डिफरेंस कितना आया है। लेट्स सपोज कि इंसिडेंट वेवलेंथ जो है वो 400, एक मिनट, ओके ओके, ठीक है। ये समझ नहीं आया आपको कॉम्पटन इफेक्ट? नहीं मैम, इसकी नहीं समझ आ रही। ठीक है, मैं दोबारा पढ़ाती हूँ। देखो आप लोग क्या करते हो, एक इंसिडेंट फोटोन लिया है, फोटोन का मतलब ये है कि आपने कोई लाइट का पैकेट लिया है जिसकी एनर्जी है एच म्यू, आपने क्या किया, इसको एक एटम के साथ जाके इसका कोलिजन करवाई, ठीक है। अब यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स क्या करती है, क्लासिकल तो ये कहती थी ना कि जो वेव है वो सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर करती है और इसके इर्द गिर्द डिफरेक्ट कर जाती, इंटरेक्शन कर जाती, रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन कुछ भी कर जाती। बट क्वांटम कहते हैं कि चूंकि वेव पार्टिकल नेचर की डुअलिटी होती है, तो ये वेव है तो इसका मतलब है ये पार्टिकल भी होना चाहिए। अब क्वांटम मैकेनिक्स अपना पॉइंट एक्सप्लेन करेगी, कहता है जैसे ही आप लोग ये जो वेव है इस एटम के साथ उसको कोलाइड करवाते हो, तो वो कोलिजन के बाद स्कैटर्ड हो जाती है। स्कैटर्ड से मुराद एक रेडिएशन इसके बाद जो इस एटम से टकराने के बाद निकलती है, उसकी जो वेवलेंथ है या उसकी जो एनर्जी है निकलने वाली वेवलेंथ की, उसकी एनर्जी और वेवलेंथ आने वाली इंसिडेंट फोटोन से चेंज होती है, ठीक है। आप कह दो कि इसकी एनर्जी जो आने वाली की एनर्जी थी, जब कोलिजन के बाद चूंकि वो एनर्जी कम हो जाती है ना, कोलिजन के बाद तो एनर्जी जो टकराने वाली की वेव है उसकी कम ही होगी, ज्यादा तो नहीं हो सकती। तो कहता है वो कम हो जाती है, तो मोस्टली होता क्या है कि निकलने वाली जो रेडिएशन है उसकी वेवलेंथ जो है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ, आप लोगों को कल मैंने वो वहां पे एक डेरिवेशन भी करवाई थी, एनर्जी और वेवलेंथ एक दूसरे से इनवर्स होती है। जिस वेव की एनर्जी ज्यादा होती है उस वेव की वेवलेंथ कम होती है, जितनी ज्यादा वेवलेंथ करते जाओगे उसकी एनर्जी उतनी कम होती जाएगी, ठीक है। तो कहते हैं कि क्या होता है कि कॉम्पटन इफेक्ट इज इफेक्ट क्या है जिसमें स्कैटर्ड रेडिएशन की वेवलेंथ, स्कैटर्ड कौन सी रेडिएशन है, जब इंसिडेंट फोटोन ऑफ लाइट किसी एटम के साथ जाकर टकराती है तो उससे निकलने वाली स्कैटर्ड रेडिएशन की वेवलेंथ इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ से चेंज होती है। यही लिखा हुआ है मैंने। When a ray is incident on crystal atom, it is scattered and the wavelength of the scattered radiation are independent of the incident radiation। वो कहता है ये डिपेंड नहीं करता इंसिडेंट रेडिएशन पे। क्यों? क्योंकि आपने कहा कि जो एटम है उसके अंदर जो शेल्स बने हुए हैं उनकी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी है। मैं इसके ऊपर 8 जूल की 10 जूल की जो मर्जी इंसिडेंट फोटोन करवा लूं, जितना उसने नीचे वाली शेल से ऊपर वाली शेल में जाते हुए डिफरेंस की एनर्जी अब्सॉर्ब करनी है वो उतनी ही करेगा, यानी उतनी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी ही उसकी जो है वो कम होगी, और वो उसके बाद जो स्कैटर्ड एनर्जी होगी वो डिपेंड करता है कि उसकी वेवलेंथ आपने इंसिडेंट कौन सी ली है। लेकिन ये नहीं डिपेंड करता कि लेने वाले की क्या है, बल्कि वो डिपेंड करता है कि एटम जिसके साथ वो टकराया है या जिसके साथ उसने कोलिजन की है उसके अंदर डिफरेंस कितना है, ठीक है। तो बेसिकली कॉम्पटन इफेक्ट क्या है, द चेंज इन द डिफरेंस या डिफरेंस बल्कि द डिफरेंस इन द wavelength after the collision with the atom
जो इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ चेंज हुई एटम से टकराने के बाद, स्कैटर्ड रेडिएशन के बाद, तो वो कहते हैं, इसको हम लोग कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। जी अब क्लियर है? जी मैम। ठीक है, आगे चलते हैं। पेयर प्रोडक्शन है। पेयर प्रोडक्शन की पहली कंडीशन, बल्कि पहले तो डेफिनेशन देख लें। पहले पेयर प्रोडक्शन में कहता है ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हाई एनर्जी फोटोन कैन क्रिएट एन इलेक्ट्रॉन एंड एंटी इलेक्ट्रॉन। अच्छा, कुछ बुक्स में इस एंटी इलेक्ट्रॉन को पॉजिट्रॉन भी लिखा जाता है और समटाइम इसको प्रोटॉन भी कह देते हैं, ठीक है। कुछ में पॉजिट्रॉन और कुछ में प्रोटॉन भी लिखा हुआ है, मैंने इसकी तीनों टर्मिनोलॉजीज पढ़ी हुई हैं। तो बेसिकली कहते हैं, अगर आपके पास एक न्यूक्लियस मौजूद है, तो न्यूक्लियस में हम लोगों ने जब न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ा था, हम लोगों ने कहा था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को इकट्ठा रखा जाता है बाय यूजिंग सम काइंड ऑफ बाइंडिंग एनर्जी फोर्सेस, ठीक है। तो कहता है न्यूक्लियस के अंदर पड़े हुए हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो कहता है जब एक न्यूट्रॉन, बेसिकली ये ना ये पूरी फिजिक्स है, लेकिन मैं आपको समझाना ये चाह रही हूँ कि जब एक न्यूट्रॉन को तोड़ा जाता है, न्यूक्लियस से मुराद उसका ना न्यूट्रॉन है, एक एटॉमिक न्यूक्लियस होना चाहिए। यहाँ पे तो उसने न्यूक्लियस की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की है ना। तो बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर से वो प्रोटॉन को कुछ नहीं कहते, ये आने वाले जो फोटोन है ना, एनर्जी आपने गिराई न्यूक्लियस के ऊपर, ये जाके प्रोटॉन के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि न्यूक्लियस के अंदर पड़े हुए न्यूट्रॉन के अंदर साथ जो है ना इंटरेक्ट करेंगे। अब न्यूट्रॉन जो है ना, कहा यह जाता है कि न्यूट्रॉन जो चीज है ना, वो बनती है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज से, ठीक है। एक जरूरी नहीं है कि एक से ही, बल्कि एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन चीज तब बनती है, यानी कि न्यूट्रॉन जो आपका फंडामेंटल पार्टिकल है, वो बेसिकली किस किस से बना हुआ है, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन के दोनों के मजमूए से मिलकर बना हुआ है। जितने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। दोनों के मिलने की वजह से उसके ऊपर जीरो चार्ज आ जाता है, इसलिए उसको न्यूट्रॉन कहा जाता है। ये इसके पीछे की फिजिक्स है, ये न्यूट्रॉन की फिजिक्स है, ठीक है। अब होता क्या है, कहता है न्यूक्लियस के ऊपर आपने जब फोटोन ऑफ लाइट गिराया, तो बेसिकली आप लोगों का जो न्यूक्लियस है, ये फोटोन ऑफ लाइट न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट नहीं करता, बल्कि ये न्यूक्लियस के अंदर पड़े हुए न्यूट्रॉन के साथ जाके टकराता है और न्यूट्रॉन को मजबूर करता है कि उसके अंदर जितने भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हैं वो अलहदा अलहदा हो जाए। इसलिए उसके अंदर से कहा जाता है कि पेयर प्रोडक्शन होती है, ठीक है। पेयर प्रोडक्शन का मुराद ये है, एक ऐसा पेयर प्रोड्यूस कर दो जिनके चार्ज ऑपोजिट हो, ठीक है। चार्ज ऑपोजिट होंगे तभी जो है ना उसके अंदर से वो पेयर निकलेगा न्यूट्रॉन के अंदर से, वरना तो इनके चार्ज जो है न्यूक्लियस के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा प्रोटॉन हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए कहता है कि उसके अंदर से ऑपोजिट चार्ज निकलते हैं, जो कि क्या करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी रखते हैं। एनर्जी जितनी फोटोन की आप लोग जो गिरा रहे हो ना, इंसिडेंट फोटोन, जितनी एनर्जी इसकी होगी, वो एनर्जी एक तो यूज होगी, दो तरह के काम करेगी। एक तो वो इसलिए यूज होगी कि वो न्यूट्रॉन के अंदर से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को निकाल के लैदा करेगी, यानी सेपरेशन करेगी, तोड़ेगी इनको। दूसरा काम क्या करेगी, बाकी इंसिडेंट की जितनी भी एनर्जी बच जाएगी, वो इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी के तौर पर अपेयर हो जाएगी, ठीक है। दूसरा रह गया मोमेंटम। आप लोगों ने एनर्जी कंजर्व कर ली, जितनी लगाई सारी की सारी निकाल दी। मोमेंटम यानी कि मोशन, जो मोशन की वजह से एनर्जी है, ठीक है, जो मूवमेंट की वजह से है, तो वो भी आप कहता है ये फोटोन ऑफ लाइट जैसे ही उस न्यूक्लियस के साथ जाके कोलाइड करता है, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के न्यूट्रॉन के साथ कोलाइड करता है, तो क्या होता है कि वो उसको स्टॉप करके उसके अंदर वाला जितना भी मोमेंटम है अपने अंदर ट्रांसफर करता है। तो वो क्या करते हैं, वो बेसिकली वो फिर से उसी एनर्जी को यूटिलाइज करके अपने बॉन्ड ब्रेकेज करते हैं, उसके अंदर से काइनेटिक एनर्जी को लेते हैं और क्या करते हैं, मूव कर जाते हैं, मूव अपार्ट कर जाते हैं, एक दूसरे से ऑपोजिट मूव करना शुरू कर देते हैं। ऑपोजिट भी हो सकता है, कहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। इन दिस प्रोसेस अ हाई एनर्जी फोटोन कैन क्रिएट एन इलेक्ट्रॉन एंड एन एंटी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नथिंगनेस ऑफ द वैक्यूम। नथिंगनेस ऑफ वैक्यूम का ये जो बेसिक है ना, सेम मैस एज इलेक्ट्रॉन विद, ये सारी की सारी चीजें कहता है कि नथिंगनेस से मुराद ये है कि यहाँ पे जो आपने लिया है ना, एटॉमिक न्यूक्लियस का होना जरूरी है। नीचे एक इसकी कंडीशन लिखी होगी, ये देखो, द एटॉमिक न्यूक्लियस इज नीडेड टू कंजर्व बोथ एनर्जी एंड मोमेंटम। अगर कुछ भी ना होता, लाइक फोटोन किसी वैक्यूम के अंदर से गुजरता, ये मैंने ये जो लाइन लिखी है ना, नथिंगनेस ऑफ द वैक्यूम, लेकिन उसके अंदर न्यूक्लियस के होने जरूरी होता है। However, the photon must have the enough energy to account for both the rest masses of the particle and their kinetic energy। इसका मतलब यही है कि जितनी आप लोग एनर्जी लगाते हो ना, रेस्ट मास का मतलब ये है कि इनको सेपरेशन के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर है, उनको रेस्ट में ले आए, तोड़े उनको और उनको अलग कर दे। फिर बाद में जितनी एनर्जी उसकी एक्स्ट्रा होगी, वो उनकी काइनेटिक एनर्जी के तौर पर उसके अंदर मूवमेंट ले आएगी, वो इलेक्ट्रॉन को मूव करवा के बाकी ले जाएगी और प्रोटॉन को भी लेके चली जाएगी, ठीक है। इसकी यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई है, तो हम लोग अगला प्रोसीजर पढ़ते हैं।
मैम ये लास्ट पॉइंट जो लिखा हुआ है हम्म, एटॉमिक न्यूक्लियस वाला, ये तो बता दें। ये लिखा हुआ है इसलिए कि अगर एटॉमिक न्यूक्लियस नहीं होगा, लाइक मैं क्या करूं, किसी भी एटम से नहीं वैसे ही फोटोन पास करा दूं, तो फोटोन तो कहीं से भी गुजर सकता है ना, लाइक जो रेज आप सन की जो लाइट आती है, रेज आती है, वो आपके से हवा से गुजर के सारी चीजों से गुजर के आती है। तो कहता है अगर मैं बिल्कुल कोई एटॉमिक न्यूक्लियस नहीं है, अगर मैं ऑब्जर्वेशन करना चाह रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि मेरे पास एक न्यूक्लियस होना जरूरी है जिसके अंदर न्यूट्रॉन्स हो, ठीक है। तो जब तक वो न्यूक्लियस नहीं होगा तो आप ऑब्जर्व कैसे करोगे कि पेयर प्रोड्यूस हुआ है या नहीं। इसका मतलब है आपके पास एक एटॉमिक एलिमेंट जिसका, अच्छा जी, जिसका क्या होना जरूरी है, एटॉमिक, कोई भी आपके पास एटम जिसका न्यूक्लियस होना जरूरी है, जिसके अंदर आप न्यूट्रॉन हो, और न्यूट्रॉन की वजह से आप लोग क्या कर सको, आप लोग ये देख सको कि कितने इलेक्ट्रॉन और कितने जो है प्रोटॉन निकलते हैं। आप इसको ना इस तरह से याद रख लो कि अगर मेरा जो न्यूट्रॉन है वो दो प्रोटॉन और दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, तो मैं ये कह दूं कि मेरे पास जो फोटोन, इंसिडेंट फोटोन है, उसकी जो एनर्जी है वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को सेपरेट आउट करा सकती है। तो ये अगर मैं उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा हो, लाइक वो दो अगर दोनों हैं, एक को सेपरेट आउट कराने के लिए 20 जूल चाहिए, एक पेयर प्रोड्यूस कराने के लिए, दूसरे को भी 20 चाहिए, तो टोटल 40 जूल। लेकिन जो मैं फोटोन डाल रही हूँ वो है 30 जूल का। तो कहता है 20 तो यूटिलाइज हो जाएगी इन दोनों को, एक को सेपरेट आउट कराने के लिए, लेकिन दूसरा सेपरेट आउट नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? जब तक उसको मजीद मजीद क्या, एक ऐसा फोटोन नहीं दोगे जो एग्जैक्ट 20 जूल का हो और वो उनको भी सेपरेट आउट करा दे। तो जो रिमेनिंग 10 जूल की एनर्जी है वो कहता है कि वो इन दोनों को काइनेटिक एनर्जी के तौर पर, यानी कि ये जो पेयर प्रोड्यूस हुआ है उनको मूव कराने के लिए इस्तेमाल हो जाएगी। तो अगर तो कोई न्यूक्लियस होगा फिर ही पेयर प्रोड्यूस होगा, उसके अंदर से ही आप लोगों ने न्यूट्रॉन लेना है ना, जिसको आप लोगों ने पेयर प्रोड्यूस करवाने के लिए चाहिए। तो अगर आप लोग किसी चीज को लोगे ही नहीं, तो जितनी मर्जी लाइट इधर उधर पास कराते रहो, कोई पेयर प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है। आप ये, एक बच्चे ने पूछा रेस्ट मास का, हाँ मैंने बताया ना रेस्ट मास का, अल्फा ने कहा है अच्छा मैं फिर बता देती हूँ, इसने कहा है कि रेस्ट मास का बता दे। देखो पता है क्या, जब ये पेयर प्रोड्यूस हो रहा होता है ना, तो जो 20 जूल मैंने अभी भी एग्जांपल दी है, कहता है अगर मैं एग्जैक्टली भी फोटोन 20 जूल का दूंगा ना, तो आपका जो पेयर है वो प्रोड्यूस हो जाएगा, सेपरेट आउट हो जाएगा। लेकिन होगा क्या, आपका ना तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा ना ही प्रोटॉन मूव करेगा। इसे कहते हैं रेस्ट मास। रेस्ट मास का मतलब ये है कि इनको सिर्फ जो सेपरेशन करने के लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप जितनी लगाओगे वो उसकी काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन उनको सेपरेट आउट करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसे रेस्ट मास एनर्जी भी कहा जाता है। रेस्ट मास का मतलब ये है आपका पेयर प्रोड्यूस हो चुका है, बन चुका है, लेकिन वो क्या है, रेस्ट में है, जीरो में है, उसकी मोशन जीरो है। ठीक है बच्चे, अल्फा आओगे क्लियर? मैं जाऊँ आगे? ओके जी। एक मिनट, हाँ जी यही है। टनल इफेक्ट की बात करते हैं। तो टनल इफेक्ट आप लोगों ने जो है टनलिंग इफेक्ट पढ़ा भी होगा, कुछ लोगों ने बीएस में और कुछ लोगों ने नहीं भी पढ़ा होगा। तो मैं बताती हूँ, टनल इफेक्ट जो है ना, बेसिकली क्लासिकली जो मैकेनिक्स है ना वो इस इफेक्ट को या इस सारी चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाती। अभी अभी जो आपको मैंने पीछे वाला याद करवाया है ना, पेयर प्रोडक्शन, उसको याद रखिएगा, उसका ही ये पार्ट है। कहता है कि ऐसे तमाम फिनोमिना जिसको आप क्लासिकली कह देते हो कि वो पॉसिबल नहीं है, लाइक दिस, देखो ये है आपके पास, कहता है कोई पार्टिकल है, ये एक बाउंड्री है, ये बैरियर है, एनर्जी बैरियर। कहता है इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है, ये यहाँ पे आता है, सिर्फ एनर्जी स्टेट में यहाँ तक आता है, यहाँ तक नहीं जा सकता। फर्ज किया ना उसने, कहता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है उसके पास सिर्फ इतनी एनर्जी है, इस बैरियर को क्रॉस करने की एनर्जी नहीं है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स कहते हैं कि ये इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा। लाइक एक पहाड़ को चढ़ना है आप लोगों ने, तो वो जो आप लोगों को माउंट करना है वो कहता है कि उसके लिए आपको 100 जॉल एनर्जी चाहिए, लेकिन उस बंदे के पास 40 जॉल है, तो क्लासिकली तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप उसको माउंट कर सको, उस पहाड़ को चढ़ के क्रॉस कर सको। बट क्वांटम मैकेनिकली वो कहता है कि दिस इज पॉसिबल, वो एक वेव की फॉर्म में जाएगा और उसको क्रॉस कर जाएगा। अच्छा जी, कैसे? क्योंकि वो पार्टिकल और वेव को दोनों की डुअलिटी की इस्तेमाल करता है। बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स यहाँ पे कहता है कि ऐसे तमाम क्लासिकली फॉरबिडन जितने भी, जितने सारे तो नहीं कह सकते, लेकिन कहता है कि बहुत से ऐसे प्रोसीजर जो क्वांट क्लासिकली जो है पॉसिबल नहीं है, उनको मैकेनिकल, जो क्वांटम मैकेनिकली है उनको पॉसिबल करवाया जाता है यूजिंग द टनल इफेक्ट। आप लोगों ने टनल देखी है ना, टनल क्या कहते हैं कि आप लोग कहते हैं एक ऐसा रास्ता जो कम एनर्जी वाला हो। तो हाई एनर्जी को किसी भी
लो एनर्जी लेवल का या लो एनर्जी का जो रास्ता है उसको इस्तेमाल करके आप लोग जब पार्टिकल को पास आउट कराते हो, आप लोग कोई भी ऐसा तरीका कर देते हो जो हाई एनर्जी का था उसको लो एनर्जी से कर लेते हो। आप लोग कैटलिस्ट की एग्जांपल लेते हो ना, यहाँ पे आप लोगों ने वो नहीं सोचना। कैटलिस्ट तो ये करता है कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को ही कम करवा देता है, लेकिन ये बैरियर को नहीं छेड़ता, बल्कि क्या करता है, एक टनल बनाता है, एक सुराग बनाता है, जिसको क्या कहते हैं कि सुरंग वगैरह बनाता है, जिसका क्या करता है कि वो उस अपने लिए एक नया पाथ बना लेता है और नए पाथ को फॉलो करता हुआ इसके अंदर से पेनिट्रेट कर जाता है। मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ, शायद आपको समझ आ जाए। एक एग्जांपल देखो, आप लोग कहते हो कि अल्फा पार्टिकल निकलते हैं, ठीक है। अल्फा पार्टिकल आप लोगों को पता है ना निकलते हैं जब आप लोग रेडिएशन का आप लोगों ने पढ़ा था न्यूक्लियर केमिस्ट्री में, जैसे रेडियम, रेडॉन गैस थी, रेडियम वगैरह, उसी से रेडॉन का बन जाना होता, क्या कहता है उसमें से अल्फा पार्टिकल निकलते हैं। तो अल्फा पार्टिकल की कंडीशन अगर आप देखो तो अल्फा पार्टिकल का इट सेल्फ मतलब ये है कि उसके अंदर दो प्रोटॉन और दो ही न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नहीं होते। दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं। हीलियम का न्यूक्लियस है जिसके अंदर दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन होते हैं, ये न्यूक्लियस की रेडिएशन है। तो कहता है कि अगर क्लासिकली देखा जाता तो रेडिएशन तो निकलती ना किसी भी एलिमेंट के अंदर से, लेकिन क्या होता है कि क्लासिकल मैकेनिक्स के जरिए आप लोग, सॉरी, इसके क्वांटम मैकेनिक्स के जरिए आप लोग क्या करते हो, उसके अंदर से अल्फा रेडिएशन भी एमिट करवा सकते हो। वो कहता है कि जब उसके न्यूक्लियस के अंदर से दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन निकल सकते हैं क्वांटम मैकेनिकली, वैसे तो आप लोग कहते हैं ना वो बाइंडिंग फोर्सेस के जरिए आपस में जुड़े पड़े होते हैं, उनको निकालने के लिए आप लोग को एक जितनी बाइंडिंग फोर्स से वो जुड़े हुए हैं उतनी एनर्जी लगानी पड़ती है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद आप एनर्जी नहीं भी लगाते तो वो कहता है वो निकलते तो है ना अल्फा पार्टिकल। तो कहता है दिस इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ द टनल इफेक्ट। क्या है कि पार्टिकल क्या करते हैं, एक लो एनर्जी वे खुद ही वेव की फॉर्म में आते हैं और लो एनर्जी पाथ को फॉलो करते हुए, यानी एक टनल को बनाते हुए उसको फॉलो करते हैं और उसके जरिए क्या करते हैं कि वो अल्फा रेडिएशन को भी रिलीज करते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने एग्जांपल पढ़ी हुई है, हाँ बहुत ही मशहूर एग्जांपल है, आपके मुताबिक ये होना चाहिए था कि अगर मैं बात करूं सिर्फ पानी की, तो कहता है 273 केल्विन पे पानी जो है वो क्या करता है, जो है नहीं उसके अंदर से ना जितनी करंट गुजर सकती है ना वो तकरीबन 50% लेस होती है, किससे, जब आप लोग आइस की फॉर्मेशन करवाते हो -50 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। कहता है जब सॉलिड फॉर्म में आपकी बर्फ बन जाती है यानी आइस फॉर्मेशन हो जाती है, उसके अंदर से जो करंट पास करती है वो 50 टाइम्स ग्रेटर होती है जब 0 डिग्री पे टेम्परेचर होता है। तो -5 लिखा होगा, -4 या शायद -50 लिखा हुआ है। इतने टेम्परेचर पर जब सॉलिड चीज हो, आप लोगों को पता है सॉलिड के अंदर से करंट पास करना कराना जो है क्वाइट डिफिकल्ट है, बट उसके बावजूद भी क्या होता है कि आप लोग की करंट पास करती है आइस के अंदर से। तो ये किस वजह से पॉसिबल है, ये सिर्फ और सिर्फ टनल इफेक्ट की वजह से पॉसिबल है, जिसको क्वांटम मैकेनिक्स एक्सप्लेन करती है। वो कहती हैं कि कुछ पार्टिकल्स क्या करते हैं, वो डुअलिटी शो कर देते हैं, यानी कि वेव नेचर को ले आते हैं और वेव नेचर की वजह से वो उसके अंदर से पास आउट कर जाते हैं। अगर वो सिर्फ पार्टिकल ही रहते तो उसके अंदर से पास नहीं कर पाते, लेकिन क्योंकि ये सब एटॉमिक पार्टिकल में वेव नेचर शो कर सकते हैं, दैट्स वाई वो टनल इफेक्ट शो करते हैं, यानी कि वो एक ऐसा रास्ता इख्तियार करते हैं जिसकी एनर्जी बैरियर बहुत कम होता है, और उस बैरियर के जरिए, जिसको लो एनर्जी बैरियर कहा जाता है, उसको सरप्लस कर लेते हैं या उसके अंदर से पेनिट्रेट कर जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछे, फिर हम लोग आगे चलते हैं। मैम जो आपने इंटेंसिटी वाला बताया था उसमें फोटो इलेक्ट्रिक में, जी, उसमें ये था कि अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं होगी और इंटेंसिटी जितनी भी हो तो वो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होंगे ना। नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे। आप देखो, मैं आपको एक बात समझाती हूँ। आप क्या करो, आपको आपकी जो थ्रेश होल्ड फ्रिक्वेंसी है मेटल की, वो लेट्स सपोज के 6 जॉल है, 6 जॉल में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, मैं फर्ज करा देती हूँ आपको। आप लोग क्या करो कि आपने 10 पैकेट, पहले आप 4 पैकेट गिराते हो, बल्कि एक ही पैकेट गिराते हो 6 जॉल का, तो एग्जैक्टली एक इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाता है। अब आप क्या करो, दूसरी मेटल, यही मेटल लो, अब उसको क्या करो, उसके अंदर 10 पैकेट गिराओ और सबकी एनर्जी जो है ना वो 2 जॉल हो, ठीक है। टू टू करके आप लोग 10 पैकेट गिराओगे तो ये 20 जॉल होगी एनर्जी। होना तो ये चाहिए था कि ये बहुत ज्यादा एनर्जी हो चुकी है, इसे इंटेंसिटी कहते हैं, नंबर ऑफ पैकेट पर यूनिट एरिया। होना तो ये चाहिए ना कि इसकी 20 जॉल, सब के सब पैकेट्स को मिला लो तो 20 जॉल एनर्जी बन गई है, तो आपका इलेक्ट्रॉन एक एमिट हो जाना चाहिए।
बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। कहते हैं इंटेंसिटी का आपकी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है। जब तक आपकी किसी एक पैकेट की भी एनर्जी एग्जैक्टली इक्वल टू दैट ऑफ द डिफरेंस आई, यू कैन से दैट थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी के बराबर नहीं होती, आप कभी भी नहीं बता सकते, कभी भी आप उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं करा सकते। हाँ, एक और काम हो सकता है, एक और काम हो सकता है कि आप लोग ये करोगे इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी जो है बढ़ाओ, तो आपके नंबर ऑफ एमिटिंग इलेक्ट्रॉन है अगर उसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को फॉलो करते हुए बढ़ते जाएंगे। मीन अगर सबके पास 4 4 जूल एनर्जी है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर यूज करते हुए वो कहते हैं कि उनकी तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो तो एमिट होना शुरू हो जाएंगे, बट उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगी। वो किस पे डिपेंड करेगी, जब तक कि आपकी उस आने वाली रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज नहीं हो जाती। वो आप लोग बढ़ाओगे, आपकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट इमिटेड इलेक्ट्रॉन जो है ना वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। नहीं बच्चे, शनीला ने पूछा है मैम अल्फा पार्टिकल हर एटम रेडिएट करता है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप ये भी तो देखो ना, टनल इफेक्ट जो है, टनल इफेक्ट को शो कराने की भी तो कुछ कंडीशन है ना। लाइक एक एटम है, एलिमेंट है, वो स्टेबल पड़ा हुआ है, तो उसे क्या पड़ी है कि वो क्या करे, वो अपने अंदर से रेडिएशन एमिट करा दे, ठीक है, वो नहीं करेगा। अनटिल अनलेस के कोई चीज अनस्टेबिलिटी की तरफ जब तक ना हो ना, वो चीज स्टेबल होने की कोशिश भी नहीं करती। स्टेबल पड़ी हुई चीज को तो स्टेबल होने की और भी चाहिए ही नहीं, मतलब उसको क्या फर्क पड़ता है। जो चीजें अनस्टेबल होती है ना, वो अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए कोई ना कोई तरीका का इस्तेमाल करती हैं। जैसे आप लोग कहते हो कि एटम जो है वो बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, तो वो इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो स्टेबल होना चाहते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन देते हैं, कुछ लेते हैं, कुछ शेयर कर लेते हैं, इस तरह से सारे काम ना। तो अगर तो आपका एक एलिमेंट उसका न्यूक्लियस बिल्कुल स्टेबल पड़ा हुआ है, ठीक है, वो नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहलाया जाता है, जो कि लोअर एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स हैं। बट अगर आपके एटॉमिक नंबर को आप इंक्रीज करवा दो, 92 से क्रॉस करवा दो, या 92, बेसिकली 80 के बाद जो है ना, 80 एटॉमिक नंबर के बाद ही सारे के सारे एलिमेंट्स की ना प्रोटॉन्स टू न्यूट्रॉन रेशियो जो है वो एक्सीड कर जाती है उनकी कैपेसिटी से। तो कहते हैं कि वहां पे आप लोगों के जो एलिमेंट है उनको स्टेबिलिटी की तरफ जाना पड़ता है, और वो स्टेबिलिटी की तरफ जाने के लिए अपने अंदर से स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ रेडिएशन को रिलीज करते हैं। तो हर दफा ये भी जरूरी नहीं है कि अल्फा ही निकले तो उनकी जो है जो वो स्टेबिलिटी गेन करें, बल्कि क्या होता है कि समटाइम वो क्या करते हैं कि अपने अंदर से बीटा रेडिएशन को भी रिलीज करते हैं। और कुछ तो ऐसे होते हैं जिनके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की रेशियो बिल्कुल क्लियर होती है, वो स्टेबिलिटी बैंड के अकॉर्डिंग होती है, तो फिर वो बिल्कुल भी अल्फा बीटा वगैरह नहीं रिलीज करते, बल्कि वो अपने आप को गामा रेडिएशन को रिलीज करते हैं। गामा रेडिएशन रिलीज करने के बाद अपनी स्टेबल मेटा स्टेबल या हाई स्टेबल जो है, बल्कि उसे क्या कहा जाए, अनस्टेबल स्टेट से स्टेबल की तरफ आना शुरू कर देते हैं, ठीक है जी। किसी और बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ये मीटिंग खत्म होने लगी है, मैं अगली आपको ज्वाइन करवाती हूँ। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, 1 मिनट है, आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं देखती हूँ, अगर तो इससे आगे वाली स्लाइड छोटी है तो पढ़ा देती हूँ, अदरवाइज मैं अगली मीटिंग में ही ज्वाइन करवाती हूँ आपको। ठीक मैम है, आइस वाला आपने क्या बताया है? क्या चीज? मतलब जो आपने कहा है आइस में से करंट गुजर जाता है, हाँ जी, हाँ जी, वो भी इसी वजह से गुजरता है, वो टनल इफेक्ट की वजह से। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज जो है ना आप लोग जरा ध्यान कर लीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा। एक था क्वांटम और क्वांटाइज में फर्क होता है, फर्क, ठीक है। एनर्जी ओनली एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट यूनिट विच हैव ओनली एंड होल नंबर, ठीक है, उसको कहते हैं क्वांटम। अगर आपको कोई बात करे ना, क्वांटम और क्वांटाइज वैसे मतलब एक ही बात है कि इनकी फिक्स वैल्यू होगी, लेकिन फर्क ये है वो जो वैल्यू होगी ना, जिसको आप कहते हो कि वो फिक्स है, उसको क्वांटाइज कहा जाता है, मतलब उसकी एक अपनी सिंगल वैल्यू है। बट जिस आप फंक्शन पे जिस पे आप लोग कह रहे हो ना कि इसकी डिस्क्रीट वैल्यू है या इसका एक सिंगल वैल्यू है, उसको क्वांटम कहा जाता है, ठीक है। कोई फंक्शन, कोई भी ऐसा वेव फंक्शन हम लोग पढ़ रहे थे ना पीछे कल, तो कहता है कोई भी वेव फंक्शन या कोई भी ऐसी चीज जो फोटोन ऑफ लाइट ही है ना उसकी, जिसकी स्पेसिफिक वैल्यू होती है। मैं आपसे कह रही थी कि फोटोन एक पैकेट ऑफ लाइट है, अभी अभी मैंने पीछे आपसे कहा ना, तो आप लोग मुझे ये कहते हैं कि ये जो फोटोन ऑफ लाइट है ये क्वांटम है या क्वांटाइज है, तो मैं ये कहूंगी कि वो क्वांटम है, यानी उसकी एक अपनी स्पेसिफिक एक सिग्निफिकेंट वैल्यू है उसकी एनर्जी की, उसकी जो एनर्जी है 4 जूल है। ये जो एनर्जी की जो वैल्यू है ना 4 जूल, ये होती है क्वांटाइज्ड।
और ये जो फोटोन है जिसकी वो वैल्यू है उसके क्वांटम कहा जाता है। दोनों में थोड़ा सा बस फर्क है, क्वांटाइज और क्वांटम के अंदर। टर्मिनोलॉजी दोनों सेम है, यानी कि दोनों का मतलब ही फिक्स्ड है, बट वहां पे किस किस जगह पे कौन सी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करनी है ये जरा ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन पूछा गया था इंटरव्यू के अंदर, मुझसे नहीं पूछा गया था, मैंने देखा था किसी का इंटरव्यू, उसमें से उससे पूछा गया था, लड़कों से पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन आया था जिसमें उन्होंने पूछा था कि क्वांटम और क्वांटाइज में क्या फर्क है, और उसके बाद उसने पूछा था कि इसके साथ फोटोन का भी फर्क बताएं। तो फोटोन का तो डायरेक्ट फर्क है ना, क्वांटम और फोटोन एक ही बात है। क्वांटम बेसिकली पैकेट, फोटोन जो है वो लाइट का होता है, उसका पक्का है कि वो लाइट का होगा, और वो लाइट का एक ऐसा पैकेट होगा जिसके अंदर एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल होगी। वो जो फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ठीक है, उसको आप लोग कहते हो कि इसके अंदर क्वांटम्स हैं या क्वांटा ऑफ लाइट है। मीन के उसके अंदर जो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ लाइट है या एनर्जी है उसको क्वांटम कहा जाएगा। लेकिन वो जो वैल्यू है जितने भी वो जॉल है, लाइक 8 जॉल है, 10 जॉल है, जितनी भी वो है, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्मिनोलॉजी में, वो सारी की सारी उसकी क्वांटाइज्ड होगी। ठीक है, वो कितनी क्वांटाइज्ड होगी वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा क्वांटम लिया है। क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज फोटॉन। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से मुराद ऐसी तमाम लाइट्स जो इलेक्ट्रो ईएम, आप लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो पढ़ी हुई है ना, ऐसी जिनका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसके अंदर यूवी विजिबल, आपकी आईआर रेडिएशन, एक्सरे, गामा रे, सारी की सारी आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के। आपने सारा कुछ पढ़ा होगा, जो पूरा का पूरा स्पेक्ट्रा है, आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में मैम सना ने कराया होगा, आई होप सो। ठीक है, क्योंकि ये करवाया होता है, ये बहुत ही स्पेक्ट्रा जो है ना बहुत जरूरी है, सारी रेडिएशन का ये करना पड़ता है। फिर है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनी फिजिकल एंटिटी, अमाउंट ऑफ एनी फिजिकल फिजिकल एंटिटी का मतलब ये है, ये किसी चीज की अंदर जो है ना कोई भी वैल्यू जो जाहिर करी जाए वो कहता है कि वो इसके अंदर ही आएगी, क्वांटम के अंदर। लेकिन क्वांटाइजेशन इज अ प्रोसेस एक्शन, क्या चीज है वो, कितनी वैल्यू है, वो सारी की सारी आप लोग कहते हो कि वो आती है क्वांटाइज के अंदर। ठीक है, अब है ऑर्बिट और ऑर्बिटल। इसमें भी थोड़ा सा कुछ लोग, वैसे ये ऑर्बिट और ऑर्बिटल तो क्लियर होगा, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ। कहते हैं ऑर्बिट आप लोग शेल को कहते हो। जब नील बोहर ने अपनी थ्योरी दी थी ना, तो उसने ना जो टर्मिनोलॉजी उसने इस्तेमाल की थी वो थी एनर्जी लेवल। उसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द स्पेसिफिक एनर्जी लेवल के अंदर रिवॉल्व करते हैं। उसने नहीं नाम लिया था कि ऑर्बिटल, जो उसने टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की थी वो ऑर्बिट की टर्म इस्तेमाल की थी, ठीक है, लेकिन एनर्जी लेवल उसने बेसिकली कहा था, जिसको बाद में ऑर्बिट का नाम दिया गया था। तो कहते हैं कि आप लोग ये तो कह देते हो कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द, छोटे होते से आपको ऐसे गोल दायरे बना के न्यूक्लियस के गिर्द दिखाया जाता है कि ये ऑर्बिट है, यानी कि ये शेल्स हैं। तो कहा जाता है कि इन्हीं शेल्स के अंदर वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। लेकिन होता पता है क्या है असल में, अंदर से क्या होता है, जब आप लोग उसको खोल के देखते हो ना, आप लोग कहते हो कि पहले शेल के अंदर तो सिर्फ एस सब शेल अवेलेबल है, ठीक है, फिर आप कहते हो कि दूसरे शेल के अंदर एक एस सब शेल होता है और एक पी सब शेल होता है। मैं कहती हूँ कि आपके पहला जो शेल है उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं ना, तो आप लोग कहते हो हाँ जी 2 आते हैं, और उसके अंदर सिर्फ एस सब शेल अवेलेबल है। अब मैं चलती हूँ दूसरे शेल की तरफ, पहले वाला जो आसान है उस पर आपको समझ नहीं आएगी, मैं दूसरे वाले की तरफ जाती हूँ, अभी आपको समझ आ जाएगी। मैं आपको कहती हूँ कि अच्छा दूसरे की तरफ जाओ, तो आप लोग कहते हो कि एक दूसरा बड़ा दायरा बनाते हो, ठीक है, न्यूक्लियस के गिर्द एक दूसरा बड़ा दायरा बनाओगे और आप लोग कहोगे ये दूसरा शेल है, और इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू एन स्क्वायर फार्मूला, जो टू एन स्क्वायर फार्मूला जो आप लोग इस्तेमाल करते हो जो भी, उसके मुताबिक कहते हैं कि इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कहते हैं अब मुझे ये बताओ कि 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो कैसे आते हैं। फिर आप कहते हो, अब मैं ऑर्बिटल की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करती हूँ। आप कहते हो कि इस शेल के अंदर, यानी दूसरे ऑर्बिट या दूसरे शेल के अंदर, 2 तरह के सब शेल हैं या 2 तरह के ऑर्बिटल्स हैं। एक का नाम एस ऑर्बिटल है, एक का नाम है पी ऑर्बिटल। एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और पी के अंदर आपके 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो दोनों के मिलके जब 8 हो जाते हैं वो उस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। लेकिन पहले ऑर्बिट के अंदर जिसको के शेल कहा जाता है, उसके अंदर सिर्फ मैक्सिमम ही 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो उसके अंदर वो सबसे पहले एस ही फिल हो जाता है। एस फिल हो जाता है, पी की जरूरत ही नहीं पड़ती। बट जब अलग आप लोग एस और पी को प्लस करते हो, तो दूसरे की, तीसरे की और सारे ऑनवर्ड जितने भी शेल हैं उन सब की इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो काउंट किए जाते हैं। अब ऑर्बिट जो है कहता है बेसिकली आर द एनर्जी लेवल्स आर द शेल्स
दैट इन विच द इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। एक ऐसा रास्ता, आप लोग कहते हैं कि मैं अंदर नहीं देखता। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करती हूँ, एक बाउल लेती हूँ और उसके अंदर ना एक कह देती हूँ कुछ भी पड़ा है न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस को कुछ भी आप कंसिडर कर लें। तो मैं इस बाउल, पूरे बाउल को कहती हूँ कि इतना इतना जो है ना आपका एरिया है, ये सारे का सारा ये एक शेल है, पूरा एक दायरा वो शेल होता है। आप ये बता रहे होते हो कि न्यूक्लियस से लेके यहाँ जहां तक जितने पॉइंट्स है इसके दरमियान दूसरा शेल आ सकता है। बट आप ये नहीं बताते कि जब इस शेल को खोलोगे तो इसके अंदर से दो तरह के सब शेल निकलेंगे, जिसकी तीन ओरिएंटेशन होगी, प्लस उसका एक एस ऑर्बिटल यानी स्फेरिकल शेप होगी। ऑर्बिटल सब शेल की ही फर्दर, ऑर्बिटल बेसिकली होता ही सब शेल है। बेसिकली ऑर्बिटल को कहा तो यही जाता है ना, लेकिन बेसिक आप खुद देखो ऑर्बिटल क्या है। एक शेल के अंदर आप लोग जब कहते हो कि ऑर्बिटल इज द एरिया इन विच 95% ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को 95% तक जिस स्पेस के अंदर अंदर ये कहता है पॉसिबिलिटी होती है कि वो पकड़ा जा सकता है, वो ऑर्बिटल होता है। तो बेसिकली आप लोग यही कह रहे हो ना, अगर आप कहते हो कि मैं एक इलेक्ट्रॉन फाइंड कर रही हूँ दूसरे शेल के अंदर, तो आप लोग ये कह सकते हो या तो वो एस में होगा या वो पी में होगा। तो आप लोगों के 50-50% जो चांसेस हो गए हैं। लेकिन ऑर्बिटल कहता है कि अगर आपको ये पता चल जाए कि वो एस और पी में से किस डायरेक्शन पे है, आप लोग जब चारों क्वांटम नंबर उसके एक्सप्लेन कर देते हो ना, तो कहता है चारों क्वांटम नंबर से ये पता चल जाता है कि वो एस में है, पी में है, और अगर पी में है तो किस ओरिएंटेशन पे पड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी आप उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को फाइंड नहीं कर सकते। वजह क्या है? कल आपने पढ़ा था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। वो कहता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आप लोग पोजीशन उसकी जो है 100% एक्यूरेसी से फाइंड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अनसर्टेनिटी आ जाती है। अब वो ये कहना चाह रहा है ऑर्बिटल के अंदर अगर 100% एक्यूरेसी हो जाती, तो आप लोग तो डायरेक्ट कह देते कि ऑर्बिटल वो एरिया है जिसके अंदर आप लोग 100% किसी इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट कर सकते हो। कहते हैं ये थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है। ये एक्सिस भी बताती हैं किस एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन पड़ा है, बता नहीं सकती, लेकिन आप लोग क्वांटम जो है क्वांटम नंबर को इस्तेमाल करके इसकी पोजीशन को डिफाइन तो कर देते हो ना, कि यहाँ तक ये इसकी पॉसिबिलिटी एक्यूरेसी मौजूद है। ठीक है। तो ऑर्बिट इज अ फिक्स पास ऑन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इसको शेल भी कह सकते हैं। इट इज अ जो है प्लेनर रिप्रेजेंटेशन, टू डिमेंशनल रिप्रेजेंटेशन या 2D भी कहते हैं। एक जिसका पॉइंट मैंने पढ़ा था ये नॉन डायरेक्शनल होता है, क्योंकि ये एक दायरा, आप लोग सिर्फ दायरा बना देते हो उसको। दायरे से मुराद आप लोग कह रहे हो कि यहाँ यहाँ तक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ यहाँ तक पॉइंट है, इतने इतने एरिया में पाया जा सकता है। ठीक है। कि इसके अंदर बल्कि वो कहा जाता है कि इतना इतना एरिया है जिसके अंदर उसके दोनों सब शेल पड़े हुए हैं, सब शेल एस एंड सब शेल पी। तो आप लोग खुद ढूंढ लो, वो इस एरिया को मार्क करता है जिसके अंदर उसके सब शेल पाए जाते हैं। तो बेसिकली ये नॉन डायरेक्शनल है और ये शेप ऑफ एटम को डिटरमिन नहीं करता, बल्कि क्या इसके अंदर जो सब शेल पड़े हुए हैं एस और पी दोनों मिलेंगे, और वो क्या करेंगे, वो एक डायरेक्शन देंगे कि आप किस एक्सिस के अलोंग मूव करो, और वो क्या करेंगे, वो उस एटम की शेप को भी डिटरमिन करेंगे कि इतने एरिया तक हम फैले हुए हैं। ठीक है। तो अ वेल डिफाइंड ऑर्बिट गोज अगेंस्ट द, ये जो लास्ट वाला है ना, ये इसकी बेसिकली नील बोहर की जो आई थी ना उसके ऊपर, जो रिजेक्शन थ्योरी के ऊपर, वो यही थी कि उसके अंदर उसने सिर्फ ऑर्बिट की टर्मिनोलॉजी तक उसने काम किया था, आगे ऑर्बिटल पे नहीं किया था। बाद में जब हाइजेनबर्ग इंस्टेंट प्रिंसिपल आया था तो वो ऑर्बिटल को वेल डिफाइन करता था, जिसमें ये कहा गया था पोजीशन और जो है आपकी मोशन, इन दोनों को आप लोग वेलोसिटी भी कह सकते हो, मोमेंटम भी कह सकते हो, इन दोनों को आप लोग इकट्ठा नहीं, एक्यूरेटली साइमल्टेनियसली नहीं कर सकते फाइंड आउट। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कल दिया था, उसके सिर्फ दो बच्चों ने मुझे जो है ना न्यूमेरिकल का आंसर भेजा है। वो न्यूमेरिकल का आंसर जो है ना, वो उसका तरीकाकार तो ठीक था, एक बच्ची ने जो, दो बच्चियों ने जो मुझे भेजा है उसका तरीकाकार तो सारा मैंने देख लिया, लेकिन कैलकुलेटर पे मैंने भी उसको कैलकुलेट करके अभी तक नहीं देखा। ठीक है, लेकिन तरीकाकार ठीक है आप लोगों का, तो आप लोग आंसर उसका निकाल सकते हो। अब यहाँ तक है बात हो चुकी ऑर्बिटल ऑर्बिटल की। मैम अगर उस तरह का पेपर में आता है तो फिर उसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि वो कैलकुलेशन तो बड़ी हो जाती है जरा। जो है ना, जब स्क्वायर रूट की बात आती है ना, तो क्या होता है कि स्क्वायर रूट जो है ना आप लोग पावर को आधा कर दिया करें। लेकिन जो 9.31, 10⁻31 और एम और ई, इसका ना हमेशा एक बात याद रखना, एम और ई को मिला के एक कांस्टेंट बना लो अपनी मर्जी से। मैं इसको आर कहती थी। ठीक है। और मैंने इसकी वैल्यू जो है ना एक कांस्टेंट निकाल के अपने खुद ही याद की हुई थी, सो दैट कि अगर इस तरह का कोई आ जाए
तो मैं डायरेक्ट वो वाली कांस्टेंट की वैल्यू पुट करके मेरे लिए स्क्वायर लेना और उसका अंडर रूट लेना आसान हो जाए। तो आप लोग इसको एक याद कर लो। लेकिन इतना लंबा जो आप कहते हो ना कि लाइक स्क्वायर रूट लेने से बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाती है उसकी कैलकुलेशन की, तो पॉसिबल है कि वो आ जाए तो आप लोग कर भी सको, क्योंकि आप लोग वो छोटे बच्चों वाला काम तो नहीं है ना कि वो कर सको ये छोटा छोटा काम। मैंने कल एक न्यूमेरिकल दिया तो था अल्फा, आपने नहीं सुना था? मैंने कहा था कि मैंने जब लास्ट पे एक डेरिवेशन करवाई थी, क्या थी वो, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर 2m e v और उसका स्क्वायर रूट। तो तब मैंने कहा था कि अगर मैं इसका पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट रखूं तो आप लोग उसका आंसर बताएं। तो वो बहुत, दो बच्चों ने मुझे सेंड किया सिर्फ। ठीक है। और उसकी जो कैलकुलेशन थी, एक बच्ची को तो उसकी डेरिवेशन ही समझ नहीं आई थी तो उसको मैंने करा दी थी बाद में, और एक बच्ची ने उसकी डेरिवेशन खुद भी सेंड कर दी थी ग्रुप में। तो सादिया को तो समझ आ गई थी, लेकिन आप लोगों ने वो न्यूमेरिकल मुझे सेंड नहीं किया। तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। आप लोग अपनी मर्जी से वो कर लीजिएगा अगर आपने अपने पास रखना है। लेकिन एक दो बच्चे जिसने किया है मुझे सेंड, मैंने उसका कैलकुलेटर करके जवाब तो नहीं दिया, लेकिन मैंने, मुझे पता है कि वो तरीके का 18 सारा का सारा ठीक ठाक था उनका, तो उनका जवाब भी ठीक होगा। ठीक है। अब एक है आइजन फंक्शन, ये बहुत नाम सुना हुआ है आप लोगों ने, और ये इसका एक दो क्वेश्चन भी आया हुआ था पिछली दफा तो नहीं, 2020 में आया हुआ था इसका, आइजन फंक्शन एंड आइजन वैल्यू का। तो बेसिकली कहता है कि जब किसी भी फंक्शन पे, वेव फंक्शन के ऊपर जब आप ऑपरेटर अप्लाई करते हो, तो अगर जो आप जिस फंक्शन के ऊपर आप ऑपरेटर अप्लाई करने लगे हो वो फंक्शन रीजनरेट हो जाए मेरे जवाब के अंदर, मैं सवाल किया, मैंने सवाल के ऊपर एक फंक्शन लगाया और वो फंक्शन लगाने के बाद मैंने एक जवाब निकाल लिया। कहता है अगर ऑपरेटर के जो फंक्शन के ऊपर ऑपरेशन करने के बाद जो ऑपरेटर है लगाया और ऑपरेशन के बाद कहता है वो फंक्शन रीजनरेट हो जाए, तो उसे कहा जाता है कि वो आइजन फंक्शन है। अगर नहीं हो तो उसे आइजन नॉन आइजन फंक्शन कहा जाता है। एक ऐसा फंक्शन जिसके ऊपर आप ऑपरेटर अप्लाई करो और वो फंक्शन जो आपके अंदर दोबारा से रीजनरेट हो जाए, उसको आइजन फंक्शन कहा जाता है। ठीक है। उसके साथ जाहिर सी बात है, जब आप लोग किसी फंक्शन के ऊपर ऑपरेटर अप्लाई करते हो तो उसका एक जवाब भी निकलता है, कोई वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू निकलेगी, और साथ वो फंक्शन भी रीजनरेट हो जाएगा। तो कहता है वो जो वैल्यू निकलती है ना उसको आइजन वैल्यू कहा जाता है। न्यूमेरिक वैल्यू, जब आप ऑपरेटर अप्लाई करते हो किसी फंक्शन के ऊपर तो वो जो न्यूमेरिक वैल्यू आती है साथ, उसे आइजन वैल्यू कहते हैं, क्योंकि आपका फंक्शन साथ रीजनरेट हो रहा है। अगर आपका फंक्शन ही रीजनरेट नहीं हो रहा तो तब आइजन वैल्यू आएगी? बताएं जरा। नहीं आएगी। कहता है कि आप लोगों ने जब फंक्शन लगाना है, ऑपरेटर लगाना है फंक्शन के ऊपर, सॉरी, ऑपरेटर लगाना है फंक्शन के ऊपर, तो आप लोग कहते हो कि वो फंक्शन रीजनरेट होना चाहिए। वो रीजनरेट होगा तभी चीज आइजन फंक्शन होगी। अगर वो फंक्शन ही रीजनरेट नहीं हो रहा तो आप लोगों का पूरा फंक्शन ही नॉन आइजन है, तो उसके साथ आइजन वैल्यू कहाँ से आएगी? तो पहली कंडीशन, मैं अभी आपको दो एग्जांपल कराती हूँ, आपको समझ आ जाएगी। पहली कंडीशन ये है कि आपका फंक्शन रीजनरेट हो आंसर के अंदर, तो आपका अप्लाई होने वाला ऑपरेटर जो है वो आपको क्या कहलाएगा, उसका जो फंक्शन है, जिस फंक्शन पे वो अप्लाई हो रहा है उसको आइजन फंक्शन कहेंगे। और ऑपरेटर के अप्लाई करने के बाद एक जवाब निकलेगा जो न्यूमेरिक वैल्यू होगी, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, वो जो वैल्यू होगी उसको आइजन वैल्यू कहते हैं। पहले हम आगे से एक एग्जांपल कर रहे थे, फिर आगे इसका जो है ना इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। ये देखें, दो तरह के फंक्शन मैंने लिखे हैं। बेसिकली तो वेव फंक्शन लिखना चाहिए था, लेकिन मैं बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स एग्जांपल इसलिए नहीं करा रही कि बच्चों को समझ नहीं आएगी, आसान सा तरीका बता रही हूँ। ये वाला तो आपने ऊपर वाली जो इक्वेशन है, अगर तो जो कि बेसिक मैथ जो करवाया जाता है ना, मैथ फॉर केमिस्ट करवाया जाता है बच्चों को, एक कोर्स पढ़ाया जाता है, उसके अंदर भी छोटी सी डेरिवेशन और इंटीग्रेशन करवाई जाती है। तो डेरिवेशन के ही दोनों कोर्स लिए हैं, एक आइजन है और एक नॉन आइजन है। ऊपर वाले में देखो एक्सपोनेंशियल है, और एक्सपोनेंशियल का आयोटा के एक्स। ठीक है। और जब उसकी डेरिवेशन की गई तो जवाब आया आई के, ये एक्सपोनेंशियल आई के एक्स। ठीक है। आयोटा है बेसिकली। नीचे वाली एग्जांपल देखें तो डेरिवेटिव आपने लिया cos 2x का। cos 2x का जब डेरिवेटिव लिया जाता है तो आप लोग कहते हो कि जो भी x के साथ थीटा की वैल्यू होती है वो पहले नंबर पे आ जाती है, उसके साथ cos को जब साइन साइन में चेंज करते हैं तो वो माइनस में चेंज होता है, -1 के साथ मल्टीप्लाई होता है। ये आप लोगों को पता होगा। डेरिवेशन आप लोग कहीं से भी करेंगे ना, आप लोग अगर आपने मैथ वाले छोटे बहन भाई से भी पूछ लेंगे ना, वो आपको बता देंगे कि cos की डेरिवेटिव क्या होती है साइन की। तो बेसिकली ये दो सवाल सॉल्व किए हैं। एक में फंक्शन था आपका
जो ऑपरेटर एक ही है, दोनों का डेरिवेटिव है, ठीक है। ऑपरेटर एक ही रखा है मैंने, डेरिवेटिव लिया है, एक ऊपर वाले फंक्शन का लिया है, एक नीचे वाले फंक्शन का लिया है। फंक्शन ऊपर वाला क्या था, एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स, और नीचे वाला है कॉस टू एक्स। कहता है जब मैं ऑपरेटर, सिमिलर ऑपरेटर अप्लाई करता हूँ डेरिवेटिव का, तो ऊपर वाला देखें, एक आई है आपके पास न्यूमेरिक वैल्यू अयोटा के, इन दोनों का कोई जवाब होगा, इनकी वैल्यूज होंगी, वो मल्टीप्लाई होके एक आंसर दे देंगे। और साथ आपका ये फंक्शन था, ये फंक्शन क्या जवाब में रीजनरेट हुआ है या नहीं हुआ है ना, आप लोगों के सामने है सारी चीजें। तो कहता है चूंकि ये रीजनरेट हो गया है, तो इसका मतलब ये फंक्शन आइजन फंक्शन था, जो ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद रीजनरेट हो गया जवाब के अंदर। और इसके साथ ये जो न्यूमेरिक वैल्यूज आएंगे, इनको मल्टीप्लाई करके ये जो आंसर आएगा, कहता है वो आइजन वैल्यू होगी। नीचे वाले का आप मुझे बताएंगे, कोई एक बच्चा बता दे। मैम नीचे वाला थोड़ा दोबारा बता दें, इसकी ना वो मैथ वाला भूल गया है, सारा प्रोसेस काफी अरसा हुआ है पड़ा है। अल्फा ने जवाब दिया है नॉन आइजन, वेरी गुड अल्फा। ऊपर वाले देखो, दोबारा देखो बच्चे, मुन्ना देखो, लाइक आप एक ही ऑपरेटर अप्लाई करें डेरिवेटिव का, ठीक है। एक बच्चे का और जवाब आया है, जी मैम। वो ठीक है। हाँ ये देखो लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक है, जिन दोनों बच्चों ने सही जवाब दिया है। ये डेरिवेटिव एक ही ऑपरेटर है, इधर भी डेरिवेटिव ले रहे हो, इधर भी, दोनों में आप लोगों ने सिर्फ फंक्शन चेंज किए हैं। आपको मैं ये बताना चाह रही हूँ कि कुछ फंक्शन आइजन होते हैं, कुछ नॉन आइजन होते हैं। एक फंक्शन मैंने लिया जिसमें ओटा की पावर है आई के एक्स, और एक है फंक्शन जिसमें कॉज ऑफ टू एक्स है, ठीक है। एक्स के लिहाज से आपने डेरिवेटिव लेना है। कहता है जब मैं ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेता हूँ ना, तो बेसिकली क्या होता है कि एक्सपोनेंशियल के ऊपर जितनी पावर होती है ना, एक्स को छोड़ के, वो चूंकि आप एक्स का डेरिवेटिव ले रहे हो ना, तो एक्स को नहीं रीजनरेट कर सकते, तो जो उसकी पावर होती है वो उससे पहले आ जाती है, आई के पहले आ जाएगा, और ओटा की वो रीजनरेट हो जाता है। ये फंक्शन है, ये रीजनरेट हो गया यहाँ पे। यहाँ पे फंक्शन कॉज ऑफ टू एक्स था, कॉज का जब डेरिवेटिव लिया जाता है तो साइन में चेंज हो जाता है, कॉज नहीं रहता। तो जब आपने इस फंक्शन के ऊपर आपने डेरिवेटिव का ऑपरेटर अप्लाई किया, तो जो जवाब आया है वो कुछ इस तरह से था, -2 ऑफ साइन है, साइन टू एक्स। ये जो चीज है ये पहले भी चली जाती है, कॉस जो है वो माइनस साइन में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो एक्स के साथ पहली वैल्यू होती है थीटा की, वो भी पहले चली जाती है पहले नंबर पे। तो माइनस साइन मल्टीप्लाई बाय 2, और 2x वैसे का वैसे आ जाएगा, तो -2 ऑफ साइन 2x आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों पे जब डेरिवेटिव अप्लाई किया, तो एक फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करने के बावजूद वो फंक्शन, ये जो चीज थी अयोटा एक्सपोनेंशियल की पावर अयोटा के एक्स, वो रीजनरेट होगी। दूसरे में वो कॉस कॉस रहा ही नहीं, बल्कि साइन में कन्वर्ट हो गया, बेशक वो 2x तो आया, लेकिन कॉस तो कॉस रहा नहीं ना। जो आपने शुरू में स्टार्टिंग में फंक्शन लिया था वो फंक्शन फंक्शन नहीं रहा। तो आप लोग कहते हो कि अगर आपका फंक्शन जवाब के अंदर रीजनरेट हो जाए, दोबारा आ जाए, तो उसे आइजन फंक्शन कहा जाता है। और उसके साथ ये जो कांस्टेंट वैल्यूज आती है उनको आइजन वैल्यूज कहा जाता है। लेकिन नीचे की तरफ देखो, कहता है अगर वो फंक्शन रीजनरेट ना हो जवाब के अंदर, बल्कि चेंज आ जाए, तो आप लोग कहते हो कि ये फंक्शन मेरा जो शुरू में लिया था वो आइजन, नॉन आइजन है। वो नॉन आइजन था। आप उसके साथ कोई भी वैल्यू हो, आपको फर्क ही नहीं पड़ता, फंक्शन ही नॉन आइजन हो गया, तो आइजन वैल्यू का क्या करेंगे आप, वो तो नहीं आएगी ना। ये चीज थी, क्लियर। जी मैम ठीक है। ठीक है जी, समझ आ वेरी गया। गुड। यहाँ पे लिखा हुआ है बाय ऑपरेटिंग द ऑपरेटर ऑन वेव फंक्शन, या किसी भी फंक्शन पे, इफ द प्रोडक्शन ऑफ द सेम फंक्शन आफ्टर ऑपरेशन इज रिप्रोड्यूस, दिस इज कॉल्ड एज द आइजन फंक्शन। और जो वैल्यू आएगी उस न्यूमेरिक वैल्यू को आइजन वैल्यू कहा जाता है। मीन दोज फंक्शन विच रीजनरेट बाय अप्लाइंग द ऑपरेटर, और दोज वैल्यूज विद द कांस्टेंट वैल्यू विच रीजनरेट बाय अप्लाइंग दोज फंक्शन ऑन द ऑपरेटर। तो कहता है जो वैल्यू आती है वो आइजन वैल्यू है, और जो ऑपरेशन आता है वो आइजन ऑपरेटर्स है, या आइजन फंक्शन है। आगे चलते हैं, ये दो आपकी क्लियर हो गई, जीमैन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट बहुत से बच्चों ने पढ़ा होगा। जीमैन इफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड की अच्छा हाँ, एक चीज बच्ची, कल एक बच्ची ने मुझसे पूछा था कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा और अटोमिक स्पेक्ट्रा। तो यहाँ पे एटॉमिक स्पेक्ट्रा की बात होगी जीमैन और स्टार्क में, लेकिन कंटिन्यूस मैं बता दूं, कंटिन्यूस एक बच्चे ने मुझसे पूछा था, तो बच्चे कहता है कि जब भी कोई चीज हीटेड, पता नहीं शायद मैंने अगली कोई स्लाइड डाली हो, अगर वहां डाली ना हुई तो अभी समझ लो। कहता है कि हीटेड ऑब्जेक्ट्स जितने भी होते हैं ना, जितने भी गर्म, मतलब हॉट बॉडीज होती है, कोई भी आप किसी बॉडी को गर्म कर दिया आप लोगों ने, तो कहता है कि उसके अंदर से डिफरेंट वेवलेंथ एमिट होती रहती है, ठीक है।
वो जो एमिट होने वाली वेवलेंथ है, चूंकि वो डिफरेंट वेवलेंथ है, एक वेवलेंथ से नहीं एमिट होती, बल्कि कुछ एक, अगर ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात करो ना सिर्फ, तो ब्लैक, आप कहते हो कि कोई बॉडी उस वक्त ब्लैक होती है जो सारी की सारी उसके ऊपर जितनी रेडिएशन पड़ रही है उसको सबको ऑब्जॉर्व कर ले, तो वो ब्लैक बॉडी कहलाती है। तो जब आप लोग ब्लैक बॉडी को ही गर्म करते हो, तो जितनी उसने अपने अंदर लाइट अब्जॉर्ब की है डिफरेंट वेवलेंथ की, वो सारी वेवलेंथ दोबारा निकालेगा, तो हर वेवलेंथ अपना कलर उस स्पेक्ट्रा के अंदर देगी। तो हर कलर जो है वो कहता है एक दूसरे के अंदर मर्ज हो जाता है, क्योंकि सारी वेवलेंथ निकल रही है ना, तो हर कलर एक दूसरे के अंदर मर्ज हो जाता है, जिसकी वजह से एक स्पेक्ट्रा आता है जिसको आप लोगों ने कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा कहा था। तो ये थी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा की बात, ये कल वाली बात थी। मे भी आगे स्लाइड दी हो तो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। लेकिन यहाँ पे जो बात है ना, सीमन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट, ये बात है कि ये स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ एन एटम, एक एटम की, जो आप लोग कहते हो कि एक एटम ने उसके अंदर आपने एक इलेक्ट्रॉन को नीचे वाले शेल से ऊपर वाले शेल तक एक्साइट किया, फिर डी एक्साइटेशन के बाद उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो स्पेसिफिक एक ही वेवलेंथ होगी, क्योंकि एक ही एनर्जी को ऑब्जॉर्व करके वो ऊपर वाले शेल में गया होगा, तो वो वही एनर्जी जो डिफरेंस ऑफ शेल के दरमियान है उसी एनर्जी को निकालेगा, उसी स्पेसिफिक वेवलेंथ को अपने अंदर से एमिट करवाएगा, और एक एटॉमिक स्पेक्ट्रा आ जाएगा। तो जो एटॉमिक एक सिंगल लाइन आती है, बेसिकली वो सिंगल लाइन नहीं आती, क्यों? क्योंकि आप लोगों ने आगे जाके पढ़ा कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं होती, बल्कि वाइब्रेशनल ट्रांजिशन भी होती है, रोटेशनल ट्रांजिशन भी होती है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है कि अगर आप लोग सिर्फ एक एटम की एक सिंगल लाइन, जो स्पेक्ट्रा बनता है ना एटम का, आप लोगों के मुताबिक अभी फिलहाल के लिए कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ ऊपर गया और ऊपर से वापस आ गया, एक स्पेसिफिक एनर्जी निकली है, एक स्पेसिफिक सिंगल वेवलेंथ निकली है, तो वो जो वेवलेंथ निकली है आप लोगों ने उसको कह दिया कि वो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है। कहता है जब मैं इसको एटॉमिक स्पेक्ट्रा को लूँ ना, एक सिंगल लाइन को, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखूं या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखूं, तो दोनों के अंदर क्या होता है कि वो एटम की एक जो सिंगल लाइन है वो डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस के अंदर स्प्लिट हो जाती है। तो अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख के स्प्लिट हो तो जीमैन इफेक्ट होगा, अगर वो आप लोगों के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख के उसको स्प्लिट कराओगे तो वो आपका स्टार्क इफेक्ट होगा। अब पहली बात मैं बता दूं कि जीमैन और स्टार्क इफेक्ट होता है, पॉसिबल है एटम के अंदर। आपको कहा कि एक दूसरे शेल से आपका इलेक्ट्रॉन जंप करके चौथे शेल में गया और वो वापस आया, तो आप लोगों से ये कहा जाता है कि दोनों के दरमियान, जो दो शेल्स के दरमियान स्पेसिफिक डिफरेंस है, वो सिर्फ उतनी ही एनर्जी अब्सॉर्ब करके गया था तो उतनी ही निकालेगा, ऐसा ही होता है, उतनी ही निकालता है। बट ये देखें कि उतनी आप सिर्फ ये तो नहीं कहते कि जब आपके ऊपर उस एटम के ऊपर लाइट इंसिडेंट करती है तो कहता है सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं होती, इसको बाद में उसने एक्सप्लेन किया था कि वाइब्रेशनल ट्रांजिशन भी होती है और रोटेशनल ट्रांजिशन भी होती हैं, जो कि इससे कम एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेती हैं, जो कि उस लाइट के अंदर में भी प्रेजेंट हो फोटोन, तो वो कर लेती है अब्सॉर्ब, जिसकी वजह से वो भी ट्रांजिस्ट करती हैं, और उसके एक एटम लाइन के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का स्पेक्ट्रा नहीं आता, बल्कि वाइब्रेशनल और रोटेशनल का स्पेक्ट्रा भी आता है, और वो लाइन एक लाइन नहीं होती, बल्कि उसके अंदर डिफरेंट मर्जिंग ऑफ लाइंस होती हैं, सम ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं, जिनको आप लोग इकट्ठा एक लाइन के तौर पर ले रहे होते हो। सिंपली अगर देखा जाए तो वो कहता है वो एक लाइन ही होती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो लाइनें टूट जाती हैं, पता चलता है कि अंदर वाइब्रेशनल भी हो रही थी, रोटेशनल ट्रांजिशन भी हो रही थी। ये इनके साइंटिस्ट के नाम जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑप्शन आया हुआ था, ये हम पीपीएससी वालों को ऑप्शन आया था। ये डच साइंटिस्ट था पीटर जीमैन, और ये था जर्मन साइंटिस्ट जिसका नाम था जॉन्स स्टार्क, ठीक है। ये याद कर लीजिएगा, इसलिए इनके डालने मैंने जरूरी समझे थे, वरना मैं इसको स्किप भी कर देती, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एमसीक्यूज आया होता। आगे है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर आप लोगों ने अगर नहीं, ठीक है, क्वांटम नंबर कहता है मैम इनके नाम का पूछा हुआ था या इनकी नाम, मतलब ये कहाँ से बिलोंग करते हैं इस चीज का? नाम पूछा हुआ था इनका। अच्छा अच्छा। कहता है कि क्वांटम नंबर क्या है, कि अगर आप लोगों को किसी कहता है कि अगर आपको ये पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद है इस पूरे एटम के अंदर, तो उसका कंप्लीट एड्रेस बताने के लिए आप लोग चार तरह के क्वांटम नंबर इस्तेमाल करते हो। बेसिकली क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन की जो वेव है उसके ऊपर वेव फंक्शन का ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद कहता है कि वो जो चार तरह की चीजें जनरेट हुई थी उनको क्वांटम नंबर कहा जाता है। स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, उसको कहता है इस्तेमाल करते हुए आप लोगों ने टोटल चार चार तरह के क्वांटम नंबर इंट्रोड्यूस करवाए थे, जो किसी भी चीज में या पूरे एटम के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन की
ट्रेजेक्ट्री या उसका पूरा एड्रेस बताने के लिए जरूरी है। पूरा एड्रेस तो फिर भी कंप्लीट नहीं ना होता, 95% चांसेस होते हैं फिर भी। तो ये जो कॉम्बिनेशन है चारों क्वांटम नंबर का, जिसमें आप लोग कहते हो कि अजीमुथल क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, स्पिन है, मैग्नेटिक है, इन सारे क्वांटम नंबर को जब एड अप या इनका सम किया जाता है तो वो टोटली एक कॉमन टर्म बनती है जिसको आप लोग क्वांटम नंबर कहते हो। ठीक है। इसको आप लोग इसी तरह भी कह सकते हो, a value that is used when describing an energy level available to atom and molecule। तो एक क्वांटम नंबर की वैल्यू से मुराद ये है कि आप लोग बेसिकली इलेक्ट्रॉन की रेजिडेंस का एनर्जी लेवल और उसका, या एटम के अंदर या मॉलिक्यूल के अंदर किसी भी जगह उसका रेजिडेंस का एनर्जी लेवल बता रहे हो कि वो कहाँ पे पाया जा सकता है। ठीक है। तो चार तरह के क्वांटम नंबर हैं, मैं चारों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में, मुझे पता है ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये बहुत आसान सी चीजें हैं, बट एक दफा रिवीजन कर लें ताकि ये चीज क्लियर हो जाए आपकी। कहते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेसिकली आप लोग कहते हो शेल का नंबर बताना। आपने इसको बहुत आसान तरीके से याद रखो, प्रिंसिपल शेल है। शेल का नंबर बताओ सबसे पहले। आप लोग कहते हो कि वो पहले दूसरे तीसरे में हो सकता है, जीरो शेल होता ही नहीं है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन, स्मॉल एन, और इसकी वैल्यू 1 2 3 हो सकती है। ये 1 2 3 से ही स्टार्ट होता है, 1 2 3 पे ही इसको ऑनवर्ड लिया जा सकता है। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना, कहता है कि अगर मैं सिर्फ एन की बात करूं तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अंदर, यानी कि एन के अंदर, अगर आपको पहले शेल, दूसरे शेल या तीसरे शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं तो आप लोग कौन सा फार्मूला यूज करते हो, 2n² का। ठीक है, वो आप लोगों को पता है। इसके बाद एक और बात बतानी थी कि जो आप लोगों ने बेसिक शेल पढ़े हुए हैं वो है KLMN। ठीक है, इसके अलावा भी होते हैं लेकिन यहाँ पर KLMN में ज्यादातर इलेक्ट्रॉन कवर हो जाते हैं। तो अब कहता है कि इट डिस्क्राइब द एनर्जी लेवल इन एन एटम। एनर्जी लेवल शेल, शेल से याद रखिएगा। ठीक है, शेल है, इसको एन से शो किया जाता है। वैल्यू इसकी 1 से स्टार्ट होती है, उससे पीछे नहीं। और इसके जो इंग्लिश में न्यूमेरिक हर्फ है वो है KLMN। क्या लिखा हुआ है, विद इंक्रीज इन एनर्जी, सॉरी एक मिनट, विद इंक्रीज इन एन एनर्जी, इंक्रीज एन एनर्जी डिफरेंस। ताहिरा मुझे समझ नहीं आया आपके क्वेश्चन की, ताहिरा के क्वेश्चन की मुझे समझ नहीं आई। विद इंक्रीज इन एन एनर्जी, वो अभी मैं तीनों आपको रूल भी कराती हूँ, लेकिन ये चले। एजीमुथल क्वांटम नंबर कौन सा था, कहता है ये सब शेल को बताएगा। ठीक है, सब शेल को। इट डिस्क्राइब द शेप ऑफ ऑर्बिट इन एन एटम। के एस का होता है ना, एस वो स्फेरिकल होता है, गोल। पी होता है वो डम्बल शेप्स। ठीक है, और डी और एफ के लिए भी डिफ्यूज और फंडामेंटल की वो जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसको एल से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है। ये देखें, उसके दरमियान कामा छोड़ दिया मैंने, यहाँ पे 0 1 2 3 आना है। ठीक है, तो बेसिकली ये इसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है। अच्छा, एन इंक्रीज करने से एनर्जी, और देखें आप लोगों ने ना एक वो एनर्जी डेरिवेशन की होगी, उसमें जाके जरा देखिएगा। जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ता जाता है ना, शेल दूर जाता जाता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कहता बढ़ती जाती है। बेसिकली आप ये कह रहे हो कि पहले दूसरे शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पहले शेल से मौजूद इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से ज्यादा होगी। इसीलिए तो जब नीचे वाले शेल से ऊपर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो वो एनर्जी अब्सॉर्ब करता है। ठीक है, तो दूसरे शेल में या तीसरे शेल में एनर्जी ज्यादा होगी उनमें जो मौजूद इलेक्ट्रॉन है बनिस्बत पहले के। और दूसरा आप पूछ रहे हो, और एनर्जी डिफरेंस पे क्या, एनर्जी डिफरेंस भी बढ़ता है, डेल्टा ई भी बढ़ेगा। देखो ना, आप ऊपर वाले एनर्जी वो दूर होते जाते हैं, उनका जो रेडियस है ना वो वो कम हो, वो आप लोग कहते हो कि वो उसका भी फर्क पड़ता है जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाता है। तो एनर्जी डिफरेंस पे भी फर्क पड़ेगा, एनर्जी तो बढ़ेगी। एनर्जी डिफरेंस आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा डेल्टा ई के फॉर्म में। आप लोगों ने ये डेरिवेशन पूरी की हुई है। ठीक है, अगर नहीं तो मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं आप लोगों को एक नेक्स्ट मॉड्यूल में किसी में समझा दूंगी। लेकिन आप लोगों ने वो सिंपल डेरिवेशन है, फर्स्ट ईयर की बुक से कर लेना, बड़ी बुक से जाकर देखें, सिर्फ सिंपल बेसिक याद रख ले उसकी लास्ट लास्ट वाली फॉर्म। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है वो बेसिकली एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। वेरी गुड। और इसकी वैल्यू है 0 1 2 3। एस के लिए इसकी वैल्यू 0 होती है, और 1 2 3 आगे ऑनवर्ड जितनी जितनी जाती जाती है वो सारी की सारी
आप लोग देखते जाते हो। 0 और 1, पी के लिए 0 एंड 1 होती हैं, और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसकी शेप भी आएगी, ठीक है। फिर है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में आप लोग कहते हो कि इसको ये कहा जा सकता है कि ये ओरिएंटेशन या एक्सिस को डिफाइन करता है। पहले आपने शेल देखा कि वो के में है, एल में है या एम में है। फिर आपको पता चल गया वो एल के अंदर है, फर्ज कर लेते हैं एल के अंदर था इलेक्ट्रॉन। तो कहता है कि एल के अंदर जब जाके हम लोगों ने देखा कि उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 हो गया। एजीमुथल क्वांटम नंबर देखा, तो एजीमुथल में ये आया कि 0 1, 0 और 1 दोनों चीजें होनी चाहिए। तो अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से देखो, तो एस के लिए 0 और पी के लिए 1 था। तो मैग्नेटिक उसको स्प्लिट करके उसकी सारी की सारी निकालेंगी, क्या करेंगे उसके अंदर से एक्सिस निकालेंगी। तो 0 ± 1 और 2, ठीक है। ये सारी की सारी आपको ये बताएंगी कि पी के अंदर 3 ओरिएंटेशन है, ठीक है। एक है 0 एस के लिए, एक ±1, 0 ± 1 और ±2। ये सारी की सारी आपके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को एक्सप्लेन करेगी। बेसिकली आप लोग कहेंगे प्रिंसिपल जो है वो शेल को बताती है, एजीमुथल जो है वो सब शेल को बताता है। ये नहीं बताता कि सब शेल में किस एक्सिस पे होगा। मैग्नेटिक जो है वो आप लोग को ये बताता है कि ये किस एक्स एक्सिस पे होगा, वाई एक्सिस पे या जी एक्सिस पे। उसकी ओरिएंटेशन को भी डिफाइन कर देगा। स्पिन इन तीनों से चेंज है। स्पिन ये बताता है कि आपके उस ऑर्बिटल के अंदर या उस सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। जाहिर सी बात है, अगर एक क्लॉकवाइज है दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, उसको ऐसे लिखते हो ना, एक को ऊपर की तरफ एरो और एक को नीचे की तरफ एरो से शो करवाया जाता है। उसका मतलब ये है कि एक क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्यों? क्योंकि अगले जो आप लोग रूल पढ़ते हो, जो जिसको आप लोग, ये 3 तरह के रूल, आप लोग ये कहते हो कि सबसे पहला कहाँ गया वो वाला जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। ये है, नो इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव द सेम वैल्यू ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर, के एक इलेक्ट्रॉन अगर किसी शेल में अवेलेबल है तो वो जो 4 क्वांटम नंबर है उन चारों की वैल्यू एक जैसी नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल, ये कहने का मतलब है, मैं एक इलेक्ट्रॉन लेती हूँ और वो इलेक्ट्रॉन कहती हूँ, मैं ये कह देती हूँ कि इस इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, एजीमुथल भी 1 है, और मैग्नेटिक और स्पिन भी, मैग्नेटिक तो चलो 1 है और स्पिन का +1 और -1 कर लो तो ये भी 1 है। तो कहता है ऐसा पॉसिबल नहीं है। पॉली एक्सक्लूजन रूल कहता है कि किसी एक इलेक्ट्रॉन, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन जो इस शेल के, इस पूरे एटम के अंदर पाया जा रहा है, उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो चारों जो क्वांटम नंबर वैल्यूज रखता है उसकी चारों वैल्यूज एक जैसी हो। इट इज नॉट पॉसिबल। नो इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सेम वैल्यू ऑफ ऑल क्वांटम नंबर। एक ही क्वांटम नंबर जैसी वैल्यू नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है। चारों क्वांटम नंबर की एक ही वैल्यूज नहीं हो सकती। दूसरा है हुंस रूल। हुंस रूल कहता है कि पहले मैं वो पढ़ा दूं। वो कहता है कि ऑर्बिटल्स आर फील्ड अप विद द इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। और ये इंक्रीजिंग एनर्जी जो ऑर्डर है वो n+l की फॉर्म में होता है। शेल प्लस सब शेल को जब एडअप किया जाता है, उन दोनों को एडअप करने से इंक्रीजिंग ऑर्डर आता है। पहले आप 0 वाले को फिल करेंगे, 0 वाला वैसे कोई आता नहीं है, 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5। अगर दो एक जैसे हो तो फिर ये देखा जाता है कि उसका जो शेल नंबर, जो लोअर शेल नंबर है, उसको दे दिया जाता है कि ये इलेक्ट्रॉन पहले लेगा। ठीक है, पहले 1 को फिल किया जाएगा, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को। और फर्ज कर लेते हैं कि 6 वाली दो न्यूमेरिक वैल्यू है, n+l किया तो 2 दफा जवाब आ गया 6 6। तो आप लोग क्या करते हो, फिर आप देखते हो कि n की वैल्यू किसकी कम है, जिसकी कम है आप लोग उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पहले फिल कर देते हो। और तीसरा रूल था हुंस रूल। हुंस रूल कहता है कि इफ मोर देन वन ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी आर अवेलेबल, अगर एक ही एनर्जी के दो ऑर्बिटल अवेलेबल हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक ही ऑर्बिटल में ऑपोजिट स्पिन के साथ रहने के बजाय वो क्या करते हैं कि दोनों अलहदा अलहदा में जाते हैं सेम स्पिन के साथ। वो अगर फॉर एग्जांपल मैंने अभी 6 6 का कहा है ना, कहता है कि n+l किया जाए तो दो ऑर्बिटल ऐसे आए थे जिनके अंदर 6 6 जॉल थी, 6 6 एनर्जी उसका फील्ड अप आ रहा था। तो कहता है आप लोग क्या करते हो, बजाय इसके कि आप अलहदा अलहदा दोनों को फिल करो, बल्कि आप लोग एक ही ऑर्बिटल को फिल करो दो इलेक्ट्रॉन से विद डिफरेंट स्पिन। आप क्या करते हो, दोनों इलेक्ट्रॉन को सेपरेट आउट करके एक एक ऑर्बिटल के अंदर रखते हो विद सेम स्पिन। ठीक है, ये वाली वैल्यूज तो आपको पता है ना, 0 1 2 3 +−1 +−2, ये तो ना बताओ ना, ये आप लोगों को समझ आई है?
क्योंकि मुझे लगता है कि ये वाली बात तो आप लोगों को पता होगी। अगर नहीं तो बता दें, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अच्छा, आप क्या करो, वो जो आपने एक बच्ची ने मुझसे क्वेश्चन पूछा ना कि एनर्जी डिफरेंस वाला, वो एनर्जी तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको पहले बता दिया कि वो ज्यादा होगी, लेकिन अगर आपको एनर्जी डिफरेंस देखना है तो आप लोगों को वो कैलकुलेशन परफॉर्म करनी पड़ेगी। मुझे ये वाली बात समझ आती है कि मैंने जो कहा है कि आ, अच्छा, मैं बता देती हूँ आपको। मैं ये वाली बात पूछ रही हूँ कि ये जो मैंने 1 2 3 0 1 2 3 लिखा, ये बात आपको समझ आई कि मैंने ये कैसे लिख दिया है, SPDF। लाइक अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि एन की वैल्यू 1 2 3 से शुरू होती है और एल की वैल्यू 0 1 2 3 से, तो एल की वैल्यू 0 है, मतलब किसके लिए, एस के लिए। एल की वैल्यू 1 है तो आप लोग कहोगे कि ये पी सब शेल की बात कर रही हैं। इस तरह से आपको समझ आ जाता है कि फिर भी आपको फिर करना पड़ेगा। देखो, मैं फिर से एक दफा समझाने की कोशिश करती हूँ, 1 मिनट रह गया। ये देखो, ये है 1 2 3। मैं सिर्फ पहला शेल लेती हूँ, दूसरा लेते हैं। पहले में सिर्फ एस होता है। दूसरे शेल के अंदर आप लोग जाओगे तो आप कहोगे इसके अंदर दो चीज है, एक है 0 और एक है 1। एस के लिए पहले आप लोग 0 अलहदा कर लो, ठीक है, एस की बात अलहदा होगी। अब सिर्फ पी की बात करेंगे। पी का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा 0 ± 1। जब एल 0 था तो आपका एम भी 0 था, लेकिन जब आप लोगों ने एल की वैल्यू 1 की तो एम की वैल्यू आएगी 0 ± 1। ठीक है, आप ऐसे करें कि आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। आप लोग ना सबसे पहले जो फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर, जहां से भी आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर का पढ़ा है ना चैप्टर, वहां पे जाकर ये चारों क्वांटम नंबर पढ़े, और फिर मुझे बताइएगा कि क्या आपको वहां पे समझ आती है या नहीं समझ आती। मैं उसके बाद आपको ना इसका मैसेज ही कर सकती हूँ, क्योंकि आगे वाले अभी 2 मॉड्यूल रहते हैं।